इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं टेक्नो हेराल्ड, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर गेट एंड अदर टेक्निकल एग्जाम्स। हमारे खास मुलाकात में संजय सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपके दर्शकों को और आपको भी। एक बड़ा सवाल, दिल्ली की जनता को जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, आप पार्टी उनको आप बिजली का बिल फ्री से में दे रहे हैं, पानी के बिल आपने माफ कर दिए, इसके पीछे क्या आप लोग लुभावन वादे किए जा रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए वोट के लिए? देखिए, हमने 70 पॉइंट का घोषणा पत्र तैयार किया था और ये हमने कोई छिप के नहीं किया था। चुनाव में जनता के साथ संवाद करके, अलग अलग वर्गों के साथ बातचीत करके तैयार किया था। और जो 70 पॉइंट का हमारा घोषणा पत्र था, उसमें हमने ये वादा किया था कि हम आधे दाम पर 400 यूनिट तक बिजली देंगे, पानी मुफ्त देंगे। लेकिन दिल्ली की सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर कमाल करके दिखाया। 200 यूनिट तक हम फ्री बिजली देते हैं दिल्ली में और 400 यूनिट तक आधे दाम में बिजली देते हैं। जहां पूरे देश में बेतहाशा, और भाजपा शासित राज्यों को आप देख लीजिए, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, गुजरात हो, वहां के बिजली के रेट उठा के देख लीजिए और दिल्ली का बिजली का रेट उठा के देख लीजिए। 4.5 वर्षों में हमने 1 पैसे भी बिजली का दाम नहीं बढ़ाया और 200 यूनिट तक बिजली का दाम फ्री करके दिखा दिया हमने। तो ये कमाल हमारी ईमानदार सरकार का है, अरविंद केजरीवाल जी का है। पानी मुफ्त हमने कोई आज नहीं किया, ये पहले दिन सरकार बनने के 48 घंटों में हमने पूरा करके इसको दिखाया वादा अपना। तो जितने भी काम हम, जिसको मुफ्त योजना कह के मजाक उड़ाया जाता है, उसके कई फायदे हैं जिसको हमें समझना चाहिए। एक तरफ केंद्र की सरकार है जो चंद पूंजीपतियों को मुनाफा फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है। 10 लाख करोड़ रुपए का एनपीए हो चुका है, इतना कर्जा चंद उद्योगपतियों को बांट दिया गया। 5,53,000 करोड़ का कर्जा चंद उद्योगपतियों का माफ किया गया, जिसकी जानकारी देश के लोगों को व्यापक पैमाने पर नहीं है। और हमने बिजली का दाम अगर मुफ्त किया, अगर हमने फ्री मेट्रो की सेवा की बात कही, हम बस में फ्री महिलाओं को राइड की व्यवस्था अगर करते हैं, तो उसकी आलोचना होती है कि ये साहब सब कुछ फ्री कर देते हैं। आप इसका फायदा देखिए, जो चंद लोगों को फायदा पहुंचाने वाला अर्थशास्त्र है उसकी जीडीपी 5% है। जो आम जनता को फायदा पहुंचाने वाला अर्थशास्त्र है उसकी जीडीपी दिल्ली की आज 8.6% है। यह केजरीवाल की इकोनॉमिक्स है, यह अर्थशास्त्र है, यह एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का कमाल है। जब जनता के जेब में पैसा बचेगा, जब उसकी बिजली पे, पानी पे, चिकित्सा पे, शिक्षा पे बचत होगी, तो बाजार में खरीद करेगा, उस पैसे को लगाएगा। इससे हमारा अर्थशास्त्र बढ़ता है। लेकिन जब हम बजट के मुनाफे का पैसा चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लगाएंगे, तो उससे देश की अर्थव्यवस्था कितनी बुरी हालत में पहुंचेगी, ये आप देख सकते हैं केंद्र सरकार की हालत क्या कर रही है। तो इसलिए हमने दिल्ली में बहुत सारे काम किए, बिजली पे, पानी पे, चिकित्सा पे, शिक्षा पे, मोहल्ला क्लिनिक पे। सरकारी स्कूलों में आज स्विमिंग पूल का निर्माण हो रहा है। हमारे मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा आज अमेरिका में हो रही है। इतने सारे काम किए हमने। ये जितने भी आपकी स्कीम आती है एक वर्ग के नीचे ही होती हैं। बीजेपी समय समय पर आरोप लगाती रही है कि जितने भी आपकी फ्री मुफ्त वाली सेवाएं हैं, ये लोक लुभावन जो वादे आप पार्टी कर रही है, एक वर्ग के लिए कर रही है, बाकी दिल्ली में सारे वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। आप निष्पक्ष रूप से सारे वर्ग के लिए कोई काम। अच्छा, आप मुझे जरा बताइए कि जब स्कूल अच्छे होंगे तो उससे सभी वर्गों को फायदा नहीं है? हिंदू को भी है, मुसलमान को भी है, अगड़ा को भी है, पिछड़ा को भी है, दलित को भी है, सवर्ण को भी है। लाखों बच्चे दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं। हमने हजारों नए कमरे बनवाए दिल्ली के अंदर स्कूलों के। हमने एयर कंडीशन बच्चों के लिए कमरे बनवाए। आज दिल्ली के स्कूल के टीचर्स विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं। सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री को तो आप सुनते रहे होंगे कि वो विदेशों में सैर करने और घूमने जा रहे हैं, लेकिन पहली ऐसी सरकार है जिसने अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए विदेशों में भेजा, अपने स्टूडेंट्स को विदेशों में तमाम प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा। तो इसकी तो सराहना करनी चाहिए। भाजपा के पास कोई मुद्दा है नहीं, आलोचना के लिए आलोचना करते रहते हैं। मोहल्ला क्लिनिक का हमारा जो मॉडल है, उसको बान की मून जी देखने के लिए आए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। कोफी अन्नान जी ने उसकी तारीफ की। तो इसलिए आज हमारा जो एजुकेशन और हेल्थ का मॉडल है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, पूरे देश में उसकी सराहना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करती है। इससे हम सभी वर्गों का फायदा कर रहे हैं। अगर चिकित्सा की, शिक्षा की, बिजली की, पानी की सुविधा बेहतर होगी तो उससे सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है जो सुविधाएं पूरे देश में लागू की जाती हैं, जो योजनाएं हम पूरे देश में सेंटर बनाता है पूरे देश को लागू करने के लिए,
आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में उन योजना को लागू नहीं होने दिया करती, बिकॉज ऑफ इट कि वो हमारे फेवर में न चले जाएं, वोट बैंक बट ना जाए। आम आदमी पार्टी गुमराह करती है पब्लिक को। ऐसी किसी योजना का नाम बताइए। कौशल विकास योजना है आपकी, आयुष्मान की बात करते हैं आप बार बार। सुनिए, आयुष्मान की क्या योजना है? 10,000 की अगर आपकी आमदनी है तो सरकार आपको आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का लाभ नहीं देगी इलाज कराने का। अगर आपके घर में लैंडलाइन का टेलीफोन नंबर है तो आपको आयुष्मान योजना में लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके घर पे बाइक है, एक मोटरसाइकिल, एक फटफटिया है, तो आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ट्रैक्टर है तो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपके घर के अंदर अगर 10,000 की आमदनी, तो आज दिल्ली में जो लाल बत्ती पे खड़ा रहता है भिखारी, वो 15-20 हजार रुपए कमा लेता है। ये योजना है केंद्र सरकार की। आप चाहते हैं ये हेल्थ स्कीम हम दिल्ली के अंदर लागू करें? दिल्ली की हेल्थ स्कीम सुनिए। अगर एक्सीडेंट किसी का हो जाए सड़क पर, और वो चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, तमिलनाडु का हो, केरला का हो, देश के किसी हिस्से का हो, उसके इलाज में 1-2 लाख नहीं 50 लाख भी खर्चा होगा, दिल्ली की सरकार उसका वहन करती है। हमारी योजना क्या है? किसी भी वर्ग के व्यक्ति को, दिल्ली का जो रहने वाला है, कैंसर का हो, टीबी का हो, हार्ट का हो, ईश्वर न करे कोई उसको बड़ी बीमारी हो जाए, पूरा इलाज दिल्ली की सरकार कराती है। दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में दवाएं मुफ्त है। हमारे मोहल्ला क्लिनिक में 200 तरह की जांच मुफ्त है। MRI तक हम बाहर फ्री करवाते हैं लोगों का, अगर डॉक्टर ने लिख दिया। 1 महीने से ज्यादा ऑपरेशन का टाइम मिला तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा लीजिए, भुगतान हम करते हैं। तो कौन सी हम स्कीम लागू कर रहे हैं? हम अपनी ये अच्छी स्कीम जो दिल्ली के लोगों के लिए हमने लागू की है, उसको बंद करके आयुष्मान योजना लागू कर दें, जिसका लाभ किसी को नहीं मिल पाएगा। वाटर एवरीवेयर, ड्रिंकिंग वाटर नोवेयर। क्या है आयुष्मान योजना? 10,000 की आमदनी जिस परिवार की है उसको आप आयुष्मान से बाहर कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि हमारी स्कीम को आप लेके आइए ना भाई, आप एक स्कीम लेके आइए जिसमें कोई ऐसी बाध्यता और ऐसी सीमा मत रखिए। 10,000 20,000 की आमदनी, दिल्ली में तो 10,000 जिसकी आमदनी होगी उसका परिवार चलाना मुश्किल है, अपनी जिंदगी अकेले की चलाना मुश्किल है। संजय जी, बड़ा सवाल, दिल्ली में साफ सफाई का मुद्दा एक बहुत बड़ा सवाल है। डेंगू से पिछली बार बहुत बच्चे मर चुके हैं। डेंगू में आप पार्टी क्या कर रही है आज? देखिए, जब हम 2015 में आए तो डेंगू के मामले दर्ज हुए थे 15,000 से अधिक। अभी 2018-19 का जो हमारा आंकड़ा है डेंगू के मामले का, वो आया है घटकर 2,000 पे, 2,798। इसका मतलब कि डेंगू के केसेस में लगातार गिरावट हो रही है और वो हमारे प्रयासों का ही नतीजा है। इस बार ऐसी आशंका थी क्योंकि 3-4 साल के बाद अक्सर डेंगू जो है वो तेजी के साथ फैलता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना था, जो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं। तो इसलिए हमने डेंगू का कैंपेन व्यापक पैमाने पर चलाया दिल्ली में। आज मुख्यमंत्री जी स्वयं 10 हफ्ते तक उन्होंने संकल्प लिया है, 10 बजे 10 हफ्ते 10 मिनट का समय निकालकर घरों की सफाई करने का। और इस काम में हमारे साथ बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ रही हैं। कपिल देव जी हों, शत्रुघ्न सिन्हा जी हों, शबाना आजमी जी हों, जावेद अख्तर, तापसी पन्नू, इमरान हाशमी, तमाम लोग इस अभियान से जुड़े, उन्होंने इसका स्वागत किया। तो इसलिए डेंगू के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। आह्वान किया था कि मोदी जी भी इस सहयोग में आए। हमने सबसे आह्वान किया, और क्यों नहीं आना चाहिए। आप प्रधानमंत्री की स्कीम को देखिए, जब उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झुग्गी बस्तियों में सफाई की 2 अक्टूबर के दिन, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे। तो अच्छा काम कोई, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री करे, चाहे किसी राज्य का मुख्यमंत्री करे, एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए, ऐसी हम उनसे अपेक्षा करते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो आंकड़ा निकाल रहे हैं कि एमसीडी के स्कूल में तो डेंगू के लार्वा नहीं है, एमसीडी के दफ्तरों में डेंगू के लार्वा नहीं है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में डेंगू के लार्वा है और दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में डेंगू के लार्वा है। ये सोच है, ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की। जो सहयोग आप चाह रहे हैं डेंगू वाले मुद्दे पर, क्या केंद्र सरकार से वो सहयोग आपको प्राप्त हो पा रहा है? कुछ नहीं, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ट्वीट तक नहीं किया। क्या वो दिल्ली को डेंगू युक्त बनाए रखना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि लगातार यहां पे डेंगू से लोगों की मौतें हो? जो लोग गोरखपुर में बच्चों की मौत का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अगस्त के महीने में तो मौतें होती हैं, उनकी यही सोच है। उनको लोगों के मरने जीने से फर्क नहीं पड़ता, उनको अपनी राजनीति करनी है।
डेंगू के खिलाफ अभियान में भी हमारी आलोचना और निंदा करनी है। और ये चेहरा इनका सामने आ रहा है और इनके यहां 3 मुख्यमंत्री हैं। तो आपका कहना है एक मनोज तिवारी जी हैं, एक विजय गोयल हैं, एक विजेंद्र गुप्ता है। कोई सुबह कुछ बयान देता है, कोई शाम को कुछ बयान देता है, कोई भोर में उठ के कुछ बयान देता है। तो विरोध करना है इसलिए, और इनके यहां 3 मुख्यमंत्री के चेहरों की लड़ाई चल रही है। इसके कारण से भी ये लोग दिल्ली का नुकसान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से बात है कि दिल्ली चुनाव 2021 में 20 में दिल्ली चुनाव आने वाले हैं, सरगर्मी चुनाव की बड़ी तेज हो गई है। इसमें आप पार्टी का योगदान क्या है? क्या लगता है कि आप पार्टी रिपीट मारेगी दिल्ली में? आप पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 2015 का इतिहास 2020 में दोहराने जा रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि हमने बिजली पे, पानी पे, चिकित्सा पे, शिक्षा पे, सड़क पे, फ्लाईओवर्स पे, अनाधिकृत और कच्ची कॉलोनियों में विकास के और सड़कों के निर्माण कार्य के इतने सारे काम किए हैं। जवानों की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि देने का फैसला हो, चाहे किसानों की जमीन की फसल बर्बादी का 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा देने का मामला हो, हमने अनेक काम दिल्ली के अंदर किए हैं जिसकी चर्चा आज दिल्ली और देश में हो रही है। दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है, और 15 का इतिहास 20 में हम दोहराएंगे। इन्हीं मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जनता से वोट मांगने की अपील करेंगे, जिनके ऊपर आप जीत का दावा ठोकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी को क्या लगता है आपको, बीजेपी अपना दावा किस मुद्दों पर ठोक पाएगी? बीजेपी के पास दिल्ली में कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो नकली मुद्दे लेके आते हैं। वो कहते हैं कि आपस में जितने बड़े नेता हैं वो सब हमारे पास आ गए। आपके अलका नामक बड़ा नेता हुआ करती थी, वो चले गई। आपके जो फाउंडर मेंबर, जो नींव हुआ करते थे पार्टी की, वो सब आप पार्टी छोड़ चले गए। कहते हैं कि अपने आपस में कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए, ऐसा है कि 2015 का चुनाव याद कीजिए आप। क्या कहते थे भाजपाई? कहते थे ये लोग साफ हो जाएंगे, इनकी 3 सीट नहीं आएगी। हमारी 67 सीट आई। 28 में क्या कहते थे? जब 2013 में 28 आई तो कहते थे अब वो नेता इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने तो बयान दिया था सार्वजनिक तौर पे कि अगर 6 सीटें आ गई तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 28 सीटें हमारी 2013 में आई, 67 सीटें हमारी 2015 में आई। तो आम आदमी पार्टी को कम करके आके भारतीय जनता पार्टी ही हमारे लिए अच्छा है। वो कुछ भी सोचते रहे हमारे बारे में। जनता हमारे बारे में क्या सोचती है वो महत्वपूर्ण है, और जनता हमारे बारे में ये सोचती है कि हमने बुनियादी सेवाओं पर काम किया है। चिकित्सा हो, शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, फ्लाईओवर हो, अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास हो, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की योजना हो, चाहे महिलाओं के लिए फ्री मेट्रो और फ्री बस की सेवा हो। हमने बहुत सारे काम। महिलाओं को लुभाने के लिए, वोटिंग लुभाने के लिए आपने फ्री बस से जो यात्रा करी है, मेट्रो फ्री सेवा करी है, आपने बस सेवा फ्री कर दी। क्या इसको हम चुनाव से अटैच करें? क्या आम आदमी पार्टी महिलाओं को वोट को लुभाने के लिए कार्य कर रहे हैं? इसके कई लाभ हैं। इससे सरकारी धन पे एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। पहली बात तो यह कि दिल्ली की सरकार इतनी सारी योजनाओं को लागू करने के बाद भी देश की इकलौती सरकार है जो मुनाफे का बजट देती है। जब हम आए तो हमारा बजट था 2015 में 32,000 करोड़ रुपए, और आज की तारीख में हमारा बजट है 62,000 करोड़ रुपए। हमने इस बजट को लगभग दोगुना पहुंचा दिया। और ये क्यों कर पाए हम? क्योंकि हम जनता से ईमानदारी से टैक्स वसूलते हैं, और उस टैक्स के पैसे को ईमानदारी से जनता के लिए ही खर्च करते हैं, चंद उद्योगपतियों के लिए नहीं, चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, आम जनमानस को उसका लाभ मिल सके। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जहां दिल्ली एकदम पॉल्यूशन के हाइप कैंप पे बढ़ी हुई है। उसकी वजह यह है, उसके लिए क्या करेगी सरकार? देखिए, एक तो दिल्ली के पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, जिसको हम कर रहे हैं। 25% प्रदूषण दिल्ली का कम हुआ है, अभी एक आंकड़ा भी सामने। उसमें आपने उस कौन से स्टेप उठाए हैं, जैसे 25% का आप आंकड़ा लेके आए? जैसे ये ओपन कंस्ट्रक्शन होते थे, बिल्डिंग्स के निर्माण, हमने उस पर पाबंदी लगाई और उस पर पूरा एक सिस्टम बनाया कि भाई इसका गर्दा, इसकी धूल, इसकी मिट्टी बाहर नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा सड़कों पे मशीनों के माध्यम से सफाई का हो, हमारा सीवर सिस्टम को ठीक करने का हो जो जल बोर्ड के अधीन आता है। तो ऐसे तमाम चीजें जो प्रदूषण को रोकने के लिए उठाई जा सकती थी वो हमने दिल्ली में उठाया, उन कदमों को हमने उठाया, लोगों को जागरूक भी किया। वृक्षारोपण एक बड़े पैमाने पर हमने किया, रिकॉर्ड स्तर पे वृक्षारोपण दिल्ली के अंदर कराया। तो ये सारे कदम हमने उठाए। लेकिन दिल्ली का प्रदूषण का कारण सिर्फ दिल्ली नहीं है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा।
उसके कारण हरियाणा भी है, उसका कारण यूपी भी है, उसका कारण पंजाब भी है। तीनों राज्यों का प्रदूषण भी यहां पर आता है, जो एक बड़ा कारण है। तो इसलिए इसमें केंद्र सरकार और दिल्ली से आसपास के जो राज्य हैं उनकी सरकार, इन सबको सहयोग करना पड़ेगा, तब हम दिल्ली के प्रदूषण से लड़ पाएंगे। अकेले ये लड़ाई आसान नहीं है, तो इसलिए हमने शुरुआत तो इस सहयोग के लिए क्या अपील कर रहे हैं आप? और गवर्नमेंट जो और राज्य हैं, आपके पड़ोसी राज्य जो हैं, उनसे क्या पराली जलाने को लेकर क्या आपने बनाया है? पराली जला हम तो बात ही कर सकते हैं, उसके लिए कुछ आपने उनसे सहयोग ही मांग सकते हैं, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो इसलिए जो केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए, राज्यों की, वो करें, और जिससे कि प्रदूषण का कंट्रोल अगर होगा तो तीनों राज्यों को लाभ है, पंजाब को भी है, हरियाणा को भी है, यूपी को भी है, और उसका निश्चित रूप से लाभ दिल्ली को भी है। संजय जी, बड़ा सवाल एक ये उठता है कि दिल्ली में एक स्वच्छता अभियान की शुरुआत आप लोग करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, लेकिन यहाँ स्वच्छता के नाम पे जो एनडीएमसी और दिल्ली का जो तालमेल है दिल्ली सरकार का, एक बड़ा मुद्दा रहा शुरू से, जब से सरकार आई है। एनडीएमसी आपके ऊपर बोलती है कि दिल्ली सरकार फंड नहीं देती, दिल्ली सरकार बोलती है एनडीएमसी बांटती नहीं है, जिसका हर्जाना और दिक्कत जो है वो आम लोगों को उठाना पड़ता है हड़ताल के रूप में, जो सफाई कर्मी हड़ताल करते हैं, जिसके ऊपर दिक्कत है। अभी साउथ दिल्ली एनडीएमसी में भी ये हड़ताल की आशंका बहुत जल्दी जताई जा रही है। एमसीडी की बिल्कुल बात कर रहे हैं। एमसीडी जो है वो भाजपा शासित है, 10 साल उनका पहले भी राज रहा, फिर वो जीत के आ गए। दिल्ली की सफाई की व्यवस्था जो है वो पूरे तौर पे एमसीडी की जिम्मेदारी है। अब वो क्या करते हैं, पैसा दिल्ली सरकार से लेते हैं, उस पैसे को दूसरे कामों में खर्च कर देते हैं, उस पैसे में भ्रष्टाचार करते हैं, और जो तनख्वाह देनी चाहिए कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर देते नहीं है, जिसके कारण से हड़ताल होती है, जिसके कारण से सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है। तो एमसीडी दिल्ली सरकार के द्वारा निर्धारित बजट और दिए गए बजट का सही सदुपयोग नहीं करती, इसके कारण से आज ये सफाई की व्यवस्था की प्रॉब्लम है। हमारे बजट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कहते बजट ही नहीं आता हमारे पास एमसीडी से, उसके तो पूरे आंकड़े उठा के देख लीजिए, आपको कहने से क्या होता है। तो आप दोनों चक्कर में क्या लगता है, दिल्ली वासी परेशान नहीं होते हैं आपको? इसके लिए क्या कदम आप खास उठाना चाह रहे हैं? इसको बीजेपी, जहां पे बीजेपी का कार्य क्षेत्र है, जैसे पुलिस केंद्र सरकार के पास है, तो जो जवाबदेही पुलिस से संबंधित है उस पर तो केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हम तो सिर्फ कह सकते हैं। एमसीडी से भी हम बार बार कहते हैं कि भाई आप सफाई व्यवस्था का ध्यान दीजिए। अब करना है नहीं करना वो तो पूरी तरीके से उनके ऊपर है, हम उनका सहयोग हर स्तर पे करने के लिए तैयार हैं। एक बड़ा सवाल कि आप जिस कानून पूर्ण राज्य का जो आप नारा लेके चले, दिल्ली एक पूर्ण राज्य का नारा जो आप पार्टी लेके चली, वो कहां गायब हो गया? मतलब क्या वो चुनावी नारा था, ये चुनाव में दोहराया जाएगा, उसमें वो कहां गायब हो गया आपके नारों में से? देखिए, पूर्ण राज्य के मुद्दे को समझने की जरूरत है। नहीं, वो आप नारा पूर्ण राज्य के समर्थन की बात बीजेपी ने भी की, कांग्रेस ने भी की, और पूर्ण राज्य के समर्थन की बात हम भी कर रहे हैं। पूर्ण राज्य दिल्ली को होना चाहिए, क्योंकि दूसरे राज्य के लोगों का वोट एक गिना जाएगा और दिल्ली के लोगों का एक वोट एक नहीं गिना जाएगा। ये गलत बात है, लोकतंत्र के हिसाब से ये ठीक नहीं। आप बार बार कहते हैं यहां पे केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार है, तो ठीक है, एनडीएमसी का जो एरिया है, जहां पे सांसद रहते हैं, मंत्री रहते हैं, विधायक रहते हैं, जहां पे बड़े बड़े एम्बेसीज के अधिकारी रहते हैं, तो उन एरियाज को आप अपने पास रखिए, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन बाकी जो बवाना का एरिया है, नरेला का एरिया है, सीमापुरी का एरिया है, नजफगढ़ का एरिया है, मटियाला का एरिया है, छतरपुर का एरिया है, महरौली का एरिया है, ब्रिजवासन का एरिया, यहां पे क्यों आप जबरदस्ती सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं? आप हमको लैंड दीजिए, हम स्कूल कॉलेज बना के दिखाएंगे। आप हमको कानून व्यवस्था दीजिए, हम दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठीक करके दिखाएंगे। तो इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य होना ही चाहिए। पूर्ण राज्य का आप जो दावा है, अभी भी कहते हैं कि पूर्ण राज्य दिल्ली को मिलना चाहिए, जिस दिल्ली की जनता को पूरी सुविधाएं मिल जाएं। संजय सिंह जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। संजय, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। एक एनआरसी का एक मुद्दा बहुत आजकल हाईलाइटेड है, उस मुद्दे पे आप पार्टी किस पक्ष में बात करती है? देखिए, एनआरसी में जो कुछ सामने आया उस पे भाजपाइयों को शर्मिंदा होना चाहिए और आसाम के और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।
एनआरसी में उन लोगों के नाम काट दिए गए जिन्होंने सेना में रह के 32 सालों तक अपनी सेवाएं दी, कारगिल का युद्ध लड़ा, उनको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला, उनके नाम काट दिए गए। सनाउल्लाह का केस आप जानते होंगे। एक व्यक्ति मदन नाम का जो असम आंदोलन में शहीद होता है, जिसके सर काट दिए गए, उसके नाम पर गांव में शहीद स्मारक बनाया। उसकी वजह से एनआरसी का मुद्दा आया, उन जैसे तमाम उन शहीदों की वजह से उसके परिवार का नाम काट दिया गया। उसकी पत्नी को यही वर्तमान मुख्यमंत्री सोनेवाल जी जो हैं, इन्होंने 5 लाख रुपए और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया, उसका नाम काट दिया गया। मुन्नी देवी का मामला सामने आया, उसकी 2 बेटियां हैं, उसका नाम काट दिया गया। 1 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रही है। उसने कहा अब मैं जहर खा के आत्महत्या करना चाहती हूं, हमारी बेटियों के नाम कैसे जुड़ेंगे? ये कहते हैं मामूली एरर है, मामूली त्रुटि है। एनआरसी की योजना पूरी तरीके से फ्लॉप रही है और ये विसंगतियों से भरी हुई है, जिसको लेकर आज स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अंदर आसाम में जबरदस्त आक्रोश है और वहां की जनता में भी आक्रोश है। एक बड़ा सवाल मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर। मोटर व्हीकल एक्ट जो इन्होंने अभी नया लागू किया है, उसमें बहुत सारी प्लेंटियां आप लगाई हैं, जिसमें सबसे कुछ गवर्नमेंट जो है बायबैक कर गई हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने अपने आप को सब्सिडी में डाला है, बंगाल ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने अपने आप, क्या दिल्ली सरकार भी ऐसा कुछ स्टेप लेने में विचार कर रही है? अब उसके बारे में तो दिल्ली सरकार आधिकारिक रूप से कोई फैसला लेगी, उस पर तो विचार नहीं किया जा कर सकता। नहीं, मुझे इस बारे में बहुत विस्तार से जानकारी भी नहीं है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि गुजरात की सरकार ने फाइन आधा कर दिया, महाराष्ट्र ने रोक लगा दी, उत्तराखंड ने रोक लगा दी, ये सारे बीजेपी शासित राज्य हैं। और अगर यही काम अभी किसी दूसरे राज्य ने किया होता, बंगाल की खबरें रोज चली कि बंगाल नहीं मान रहा, बंगाल नहीं मान रहा है, तो आज क्या लाइन होती कि केंद्र का कानून मानने से देशद्रोहियों ने किया इनकार, यही चलाते सब। लेकिन आज उनके खुद के शासित राज्य अगर इस कानून को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब आज ये फाइन लगाने की जो व्यवस्था है, इससे आम जनमानस पीड़ित हो रहा है और उनकी सरकार को भी आलोचना और निंदा झेलनी पड़ रही है, क्योंकि चुनाव है महाराष्ट्र में, तो इसलिए वहां वो कर दिया, उत्तराखंड और गुजरात में उन्होंने विरोध देखा होगा, इसके कारण कर दिया, तो वहां आधा फाइन किया, पहले गुजरात में आधा किया फाइन और महाराष्ट्र ने पूरी तरीके से रोक लगा दी। हरियाणा चुनाव को लेकर आप क्या कहते हैं? हरियाणा चुनाव में आप पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? पिछली बार जमात हरियाणा चुनाव में हम विधानसभा में पहली बार हिस्सेदारी करने जा रहे हैं और कुछ सीटों पे हम फोकस करके चुनाव लड़ेंगे और मुझे लगता है कि जहां हमारी संगठनात्मक शक्ति होगी, ऐसी सीटों पे बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे हम लोग, वहां की जनता हमारा साथ देगी, ऐसी अपेक्षा है। तो सारी सीटों पे खुद चुनाव लड़ेंगे या किसी गठबंधन के साथ चुनाव में आप उतरेंगे, कैसे? इसके बारे में हरियाणा इकाई और जो हमारे प्रभारी हैं वो फैसला लेंगे। जहां जहां भी हमें मजबूत अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे चुनाव लड़ने के योग्य, हम वहां लड़ाएंगे हरियाणा में। कहा जाए जीपीएस बस वाला घोटाला जो है आप पार्टी पर लग रहा है, कहां तक सच है ये? देखिए, एक ही बात मैं कहूंगा और इसको बहुत ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए आप सारे टीवी चैनल वालों को। हमारे यहां छापेमारी हुई सीबीआई की, कहा गया राजेंद्र कुमार बहुत बड़ा घोटालेबाज है, 7 दिनों तक उसकी इंट्रोगेशन हुई, मां बहन की गालियां दी गई उस आईएएस ऑफिसर को और कहा गया केजरीवाल का नाम ले लो, घोटालेबाज बताया गया। आज तक 1 पैसे की भी बेईमानी उसके खिलाफ नहीं निकली। सत्येंद्र जैन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक नहीं कई बार सीबीआई के छापे पड़े, लेकिन एक भी आरोप उनके खिलाफ साबित नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया जिनकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है, 10-10 घंटे सीबीआई ने बैठ के उनके घर पे पूछताछ की, एक भी पैसे की बेईमानी नहीं निकली। कैलाश गहलोत के यहां ईडी के छापे चले कई दिनों तक, 25-25 विधायकों पे मुकदमा डाल के अंदर किया और सबको कोर्ट ने बरी कर दिया। 400 फाइलों की हमारी जांच कराई मोदी सरकार ने और उन जांच के कराने के बाद उसमें कुछ नहीं निकला।
तो ये परेशान करते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। तो संजय जी, आप हमारे खास मुलाकात में, खास शो में आपसे बात की, बेधड़क आपने सारे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे टेक्नो हेराल्ड, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर गेट एंड अदर टेक्निकल एग्जाम्स।